रामदेव जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, आपने कहा कि 100% लोग ट्रायल में, बाकायदा क्लिनिकल ट्रायल में कोरोनिल की दवा खाने से ठीक हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यही औपचारिक मोहर है? क्या आईसीएमआर का या हेल्थ मिनिस्ट्री का या आयुष मंत्रालय का इस पर अप्रूवल नहीं चाहिए होता है? ऐसा है, आपको मैंने प्रेस के दौरान भी बताया था कि इसमें आईसीएमआर का कोई चक्कर नहीं होता है। कोई भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने के लिए एक एथिक्स कमेटी होती है, उसका अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद उसके अंदर सीटीआरआई का, जो सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया एक संस्था है, उसका इसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। वो हमने पूरा का पूरा मीडिया को भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह होती है कि ब्लाइंड ट्रायल होता है। मैं पेशेंट्स को भी नहीं पता होता है कि कौन सा किस ग्रुप में सम्मिलित है। कुछ को खाली दवाई के अंदर ऐसे ही मूंग की दाल का पाउडर भर के दे दिया, या कुछ ऐसे ही आटा भर के दे दिया, और कुछ को दवाई देते हैं जिससे कि कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक किसी के ऊपर प्रभाव ना पड़े। तो ब्लाइंड ट्रायल, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का मतलब होता है कुछ को। और ये भी पहला हमने जो क्लिनिकल केस स्टडी किया था वो 280 लोगों पर किया था, वो भी हमारे 100% रिजल्ट थे। लेकिन उससे भी ज्यादा होता है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। इसी के आधार पर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनती है। आज मैं जहां पर बैठा हुआ हूं, आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और कहा था कि मैं उस दिन देखना चाहता हूं जब पूरी दुनिया आयुर्वेद को एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का दर्जा दे। खाली अभी तक आयुर्वेद को फूड सप्लीमेंट करके या खाली ऐसे ही ये हेल्थ के लिए अच्छी हैं ऐसा करके दर्जा देते, दवाई का दर्जा नहीं देते। हमने दवाई का दर्जा देने वाली जो प्रक्रिया, हम यहां पर एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की सारी व्यवस्था किए हुए हैं। तो हमने ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नीम्स के सहयोग से वहां पर 100 रोगियों को उन्होंने चुना, और उसमें जिन रोगियों को दवा दिया, जिनको दवाई नहीं दिया, उनके पूरे जो है प्रभावों का मूल्यांकन किया गया। 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% पेशेंट रिकवर हो गए, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ, 0% डेथ रेट था। ये बड़ी बात है, और इसलिए दावा नहीं है ये सारे कोरोना की पहली आयुर्वेदिक, ये किस एज ग्रुप के एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है सुमित भाई। सब यंग थे, बुजुर्ग थे, इनके अंदर कोई इम्यूनिटी डिफिशियंसी तो नहीं थी, ये 15 से तो नहीं थी क्या? ये बड़ी बात है। 15 से लेकर के 65 साल तक के रोगी इसमें सम्मिलित थे, 15 से 65 साल तक के, ये बड़ी बात है। और उसमें एक और भी बड़ी बात है कि इन्होंने कोई प्राणायाम आदि नहीं किया। हमने पहले प्राणायाम से भी रोगियों को अच्छा किया, 7 दिन में उससे भी लोगों को नेगेटिव किया था, लेकिन इनको कोई प्राणायाम नहीं करवाया गया, और सघन इनको जिसको कहते हैं निरीक्षण में रखा गया। तो ये जो अब जो हमने ट्रायल किया है, क्वेश्चनिंग जिसको भी करना हो हम सबका आंसर करने के लिए तैयार है, कोई लुका छुपी नहीं की है। देखो सुमित भाई, यहां मेरे सामने ये काकड़ा सिंगी से लेकर के और पूरा का पूरा रुदंती से लेकर के दालचीनी से लेकर के इसके जो भी औषधीय कंपोनेंट्स हैं, और इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी हैं, ये जो है सीप से लेकर के, कोड़ी से लेकर के, गोदंती से लेकर के, वो सारी चीजें और सारे प्लांट्स भी यहां पर मैंने रखे हुए हैं, अश्वगंधा, शतावर, तुलसी, जिनके द्वारा हमने दवाई तैयार की। वो सारे कंपोनेंट्स, सारे जो है फाइटोकेमिकल्स, ऐसे कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर, लेकिन रासायनिक जो संगठन होता है उसको, रासायनिक संरचना को एलोपैथी में फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स बोलते हैं। इन सारे एक्टिव कंपोनेंट्स को भी हमने पूरा का पूरा एक एक के क्या क्या प्रभाव, उसका भी मूल्यांकन किया हुआ है, और सारा रॉ मटेरियल मैंने अपने सामने रखा हुआ है, कोई भी इसको देख सकता है। ये अश्वगंधा है जिसके अंदर से हमने निकाला, ये गिलोय है इस दवा में जिसका नाम आपने कोरोनिल दिया है, लुका छिपी का खेल नहीं है। क्या क्या चीजें हैं? क्या सब जड़ी बूटियां हैं? क्या सब घर में आसानी से मिलने वाली चीजें हैं, उनका मिश्रण है? क्या क्या चीजें हैं? हाँ 100%, हाँ 100% आयुर्वेदिक चीजें हैं। इसमें गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा उसी का एक्सट्रैक्ट है, और इसी का हमने ट्रायल किया था। और ये खाली अकेला कोरोनिल नहीं है, इसके साथ ये स्वासारियल, ये 3 चीजें दी गई थी।
माने एक तो ये अच्छा। अश्वगंधा गिलोय तुलसी का एक्सट्रैक्ट दिया गया था, वो कोरोनिल में है। एक स्वासारी दिया गया था जो स्वासारी के अंदर है, और एक ये अणु तेल नाक में डाला गया था, 3-3 बूंद अणु तेल की सुबह खाली पेट, 3-3 गोली सुबह दोपहर शाम स्वासारी, और 3-3 गोली कोरोनिल। ये पूरी फुल डोज है उसकी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब एक बात और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, किसी भी एज ग्रुप के पतंजलि कोरोना आरोग्य केंद्र हमारे पॉजिटिव मेगा के लिए स्टोर पूरे देश यही में डोजेज हमारे रहेंगे केंद्र है सबके लिए। हाँ, वो मैं बता रहा हूं। तो एक हाथ जोड़ करके एबीपी, क्योंकि पूरे देश में गांव गांव तक देखा जाता है, दूर दूर तक, और इस समय सब लोग देख रहे हैं। लोगों ने लाइन लगानी शुरू कर दी हमारे सेंटर्स की बाहर। मैंने कहा भाई 7 दिन में दवाई मिलेगी, अभी 7 दिन के अंदर हम सब जगह उपलब्ध करा देंगे। और सोमवार से, अभी सोमवार से ऑर्डर में हमें एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसके माध्यम से घर बैठे आप मंगाएंगे तो 1 से लेकर के मैक्सिमम 2-3 दिन में आपकी दवाई घर बैठे भी हम पहुंचा देंगे। तो कुछ लोग अभी सेंटर्स से मुझे फोन आने शुरू हो गए, वहां पैनिक हो गया कि अभी हमको दवाई मिल जाए, बाद में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितना समय लग जाएगा। स्वामी जी, पूरी दुनिया दवाई का इंतजार कर रही है। आप घोषणा करेंगे कि आपने दवाई का आविष्कार कर लिया है, दवाई बना ली है, तो जाहिर तौर पर भीड़ तो लगी जानी है, और वैसे भी आप इतने पॉपुलर हैं। अब एक बात और बताइए ना, सारी दुनिया आपको देख रही है, ये 3 चीजें आपने कही, एक तो कोरोनिल है, एक स्वासरी है, और एक कान में डालने, नाक में डालने वाली दवा है। ये तीनों लेनी पड़ेंगी, और इनका प्राइस क्या है? ये तीनों का एक साथ मिलके प्राइस होगा या अलग अलग मिलेंगी? अणु तेल जी, इनका दाम भी तो बताइए। ये तीनों अलग अलग हैं और एक ही किट में डाल दिए, उसका नाम हमने रख दिया कोरोना किट। एक ही किट में डाल दिए, ये तीनों एक ही के अंदर हैं। इसका दाम है कुल मिलाकर के 400 रुपए कोरोनिल का है, 120 रुपए स्वासारी का है, और 15 रुपए का ये अणु तेल है। हम इसको 15 रुपए नहीं, इसको 150 रुपए का भी देते तो लोग लेते, इसको 120 रुपए का नहीं, ये 500 रुपए का भी देते तो लेते, इसको 1000 की भी देते तो लोग लेते। लेकिन कुल मिलाकर के 400, 520 और 15, 35, 535 रुपए की ये कुल तीनों औषधियां हैं, मात्र 535 रुपए की। तो ये हमने कोई 535 रुपए की, और कितने दिनों तक खानी है? बनाया है, जब तक नेगेटिव नहीं हो जाएंगे तब तक खानी है। आज 500 3 से 7 दिनों में नेगेटिव, ये सारी डेटा है, 3 से 7 दिन में नेगेटिव। तो एक जो डोज हमने चल जाएगी दी, ये कोरोना किट में, ये इसके लिए सफिशिएंट है। इसके अंदर ये जो दवाई है 7 दिन से ज्यादा ही चल जाएगी ये 7 दिन से ज्यादा ही चल जाएगी। पूरी किट खा ले तो उससे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि इसका काम क्या है, स्वासारी जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है, और कोरोनिल रेस्पिरेटरी के साथ साथ हमारे पेट के ऊपर, पेंटिया के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, और जो सर्दी जुकाम कफ जो कॉम्प्लिकेशन है इसके ऊपर, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में, हार्ट को, बीपी को कंट्रोल करने में काम करता है। तो कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस और लो इम्यूनिटी और पूरी बॉडी उसको एकदम से ये सपोर्ट करता है। तो एक साथ ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है अणु तेल। तो ये तीनों दवाइयां मिलकर के एक साथ इसके ऊपर काम करते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से कोई इसके अंदर कोई भ्रांति रखने की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार से दुष्प्रभाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है इसके अंदर। तो एक कोरोना वैसे भी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों में जाएगा, और जो साइड इफेक्ट कमी माने जाते हैं। स्वामी जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप लोग लगातार अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियों को चुनौती देते हैं। आप तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेके आलोचना करते हैं कि कोलगेट का गेट बंद कर दूंगा, हिंदुस्तान लीवर का ये कर दूंगा। अब आज की तारीख में जब आप ये दवा बनाने का दावा कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि आपके जो विरोधी हैं, खासकर दवा मार्केट में, वो इस दवा को नेस्तनाबूद करने के लिए भी कोशिशें की जाएंगी? इस तरह की खबरें भी आएंगी कि दवा बेकार है, नहीं चलेगी, या बाबा का दावा झूठा है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखो, पहली बात तो अभी तक भी जो काम किया, एक एक कदम हमने फूक फूक के रखा हुआ है। आपको पता है कि मेरे 3 तरह के विरोधी हैं। एक आइडियोलॉजिकली जो मेरे से डिफरेंस रखते हैं, जो उसको जो है लेफ्टिस्ट बोलो, कुछ सोशलिस्ट बोलो, कुछ और अपॉर्चुनिस्ट बोलो, अलग अलग तरह के लोग हैं।
दूसरे ईर्ष्या के कारण से कि स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण ने एक ऐसे कर दिया। और तीसरा, ये ठीक है कि इस समय जो मेडिकल साइंस इसको लीड कर रही है एलोपैथी, लेकिन हमने ये जो काम करा है, ये पहला भी जो रिसर्च हुआ है, ये नीम्स वो एलोपैथी का ही जो है, मैंने कहा सबसे बहुत बड़ा वो एलोपैथी का ही यूनिवर्सिटी है, वहां पर एमबीबीएस एमडी आदि करवाते हैं। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एलोपैथी का ही हॉस्पिटल है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी है पूरी। तो एलोपैथी में भी कुछ लोग खाली कि आयुर्वेद कैसे आगे बढ़ जाएगा। तो एक तरह से इन संघर्षों में आदमी नहीं पिसना चाहिए। और भाई स्वामी रामदेव ने कुछ भी गलत किया है तो फांसी पे लटका दो, लेकिन भाई जब तुम्हारे पैरामीटर्स, तुम्हारे मतलब मेडिकल साइंस के 100% पैरामीटर्स को हम फॉलो कर रहे हैं, तो भाई फिर भी आप विरोध करो, ये तो गलत बात है। अरे उन लोगों को तो देखो, लोग कितने पैनिक में हैं, कितने परेशान हैं। आपको खुशी होनी चाहिए कि कम से कम कहीं से एक आशा की किरण तो मिली लोगों को। वैक्सीन खोजने में दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें, जिनके पास हजारों लाखों करोड़ के बजट हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो लोग लगे हुए हैं। हम फकीरों ने ये खोदी है औषधि, तो इसके लिए शुक्रिया करना चाहिए आयुर्वेद का। यही मैं बोलने वाला था स्वामी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि दुनिया भर के बड़े बड़े मुल्क बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं कोरोना की दवा खोजने के लिए। न जाने कितने अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, और ये दवा हिंदुस्तान में आयुर्वेद ने खोज डाली, पतंजलि ने खोज डाली। तो वाकई में ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए भी और अपने आयुर्वेदिक सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता की बात होगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँगा स्वामी जी, यहाँ से मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आयुर्वेदिक सिस्टम किसी भी चीज़ पर, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो होम्योपैथिक हो, उन तमाम चीज़ों पर ज़्यादा भरोसेमंद है, उन तमाम चीज़ों पर से ज़्यादा कारगर साबित होता है अगर बचपन से आयुर्वेदिक की चीज़ें सिखाई जाएं, पढ़ाई जाएं, बताई जाएं? हमारी सरकारों ने भी शायद आयुर्वेदिक सिस्टम को लेकर वो दिलचस्पी नहीं दिखाई जो एलोपैथिक को लेकर दिखाई। देखो, महात्मा गांधी जी ने कहा था, देश आजाद होने के बाद में अपना तंत्र होना चाहिए सुमित जी। आयुर्वेद जो है, इसे देश की प्रमुख चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का मानना था। गो हत्या शराबबंदी के लिए भी उन्होंने बोला था कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यहाँ की मिट्टी से जुड़ी हुई चिकित्सा पद्धति और हमारे पूर्वजों के देन है। माने सबसे पहले आयुर्वेद साइंस के, मेडिकल साइंस के यदि कोई प्रथम प्रणेता है तो महर्षि चरक धन्वंतरी आदि हैं। अब महात्मा गांधी का तो सपना था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। कम से कम इस सरकार ने आकर के आयुष मंत्रालय तो बना दिया। अब इस दिशा में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, बचपन से योग और आयुर्वेद इसकी शिक्षा दी जाए तो हम करीब 99% अपने बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। उनको हेल्थ अवेयरनेस के जरिए और उनके जीवन में अच्छी आदतों के जरिए और उनके खान पान में कुछ चीजों को सम्मिलित करके, जो बचपन से गिलोय खाएगा तुलसी खाएगा, सामान्य चीजें। अब ये चीजें जो मेरे सामने आप देख रहे हैं, गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है, इनको यदि कोई बचपन से खा लेगा तो वो 99% दवाओं से तो ऐसे अपने आप को बचा लेगा। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल और क्योर तक कर सकता है, और हमने करके दिखाया है। और ये कोई पहली बार नहीं कर रहे हम, इससे पहले भी मैं आपको सुमित जी एक और डेंगू नील के लिए हमने, डेंगू के लिए दवाई है, प्लेटलेट्स का घटना, ब्लड में जो थक्के जमना, खून के हाथ पैरों का जाम हो जाना, कितने भयंकर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और उससे लोगों की मौत भी हो जाती है चिकुनगुनिया और डेंगू से। हमने चिकुनगुनिया और डेंगू को ठीक किया, उसकी पूरा क्लिनिकल रिसर्च भी हमारे पास में आपके सामने में दिखा रहा हूं, और इंटरनेशनल जर्नल में हमने इसको पब्लिश भी करवाया। और वो ये कि ज्यादातर लोग आयुर्वेदिक की चीजें एलोपैथिक के साथ लेते हैं। उनको पता है कि आयुर्वेदिक में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो एलोपैथिक की दवाइयाँ भी खाते रहते हैं और साथ में आयुर्वेदिक की चीज़ें भी शुरू कर देते हैं। कोरोना के केस में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ खाई जा रही हैं, तरह तरह की चीज़ें ली जा रही हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपकी दवा कोरोनिल और पूरा किट सामने आएगा, बाजार में आएगा, और जब डॉक्टर्स इसको रिकमेंड करेंगे, आप चाहेंगे कि डॉक्टर्स रिकमेंड करें, डॉक्टर खिलाएं, तो क्या आप जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको अप्रोच करने वाले हैं, उनको कन्विंस करने वाले हैं कि आपकी दवाइयों को भी रिकमेंड करें, या आपको लगता है कि ये सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से ही आपकी दवाई का प्रचार प्रसार होगा?
देखिए, पहली बात तो यह है कि दवाइयों का प्रचार प्रसार ऐसे कोई विज्ञापनों के जरिए नहीं होता है। इसका पूरा एक जो है मेडिकल सिस्टम होता है कि किस तरह से किसी दवाई को रिकमेंड किया जाता है, उसके पीछे के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स को बता करके और उसके पूरे साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ में उनको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो डॉक्टर्स को जाके बताते हैं। वैसे तो आजकल डॉक्टर्स सब जो है रिसर्च पेपर्स को पढ़ लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो रिसर्च हम इसको पब्लिश भी करेंगे, इंटरनेशनल जर्नल्स में भी हम इसको पब्लिश करेंगे, तो डॉक्टर्स भी खुद प्रिस्क्राइब करेंगे और मैं तो कहता हूं खुद डॉक्टर भी खाएंगे। डॉक्टर संकट में भाई, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी पैरामिलिट्री, मिलिट्री, सारे जो है सफाई कर्मचारी बेचारे, और उनको भी जरूरत है। मैं तो ये खाली कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए भी है। ये छोटे बच्चों को ठीक है, आपने बोला, जैसे जिसकी एज ही अभी 7-8 साल की, 10 साल के छोटे बच्चे को होगा तो उसको एक एक गोली देनी पड़ेगी। ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए फुल डोज मैंने बताई। अब कोई कोरोना होने से पहले भी इनको खा लेगा स्वासारी को और कोरोनिल को, तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि पहले तो उससे वो संक्रमित ही नहीं होगा, और संक्रमित हो भी गया तो भी ठीक हो जाएगा। बड़ी बात, तो इसलिए बड़ी बात इसके लिए वैसे हमने गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, घनवटी और स्वासारी पहले भी खा सकते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तो खा ही सकते हैं, लेकिन कोरोना अगर से बचना है तो भी ये दवा आपकी जो किट है, कोरोना किट, इसका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, तो आपको फिर वेंटिलेटर पर नहीं जाना पड़ेगा, आपकी सिचुएशन खराब नहीं होगी। नहीं तो जैसे ही कोरोना हमारे लंग में एंटर करता है, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे एल्वोलाइज को ऑक्युपाई कर लेता है, और फिर जो है अंदर ही अंदर जो एक पूरा संग्राम चलता है, उसमें जो अभी मैं बोल रहा था ना, जो है वो साइटोकाइंस का एक तूफान उठता है, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं इसके द्वारा। उठेगा ही नहीं, माने आदमी क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचेगा ही नहीं यदि पहले इसको खा लिया तो, और नुकसान इसका 0% है, नो साइड इफेक्ट, किसी भी प्रकार के अंदर कोई मेटल्स नहीं। आज जिस तारीख में कोई भस्मे नहीं है इसके अंदर। हम और आप बात कर रहे हैं, उस बीच में चीन दुनिया में इसलिए बदनाम है कि उसने कोरोना दिया, कोरोना फैलाया, और भारत के लिए मौका है दिखाने का कि हमने कोरोना का इलाज खोजा कोरोनिल के तौर पे और आपकी इस किट के तौर पर। आज की तारीख में भारत चीन के संबंधों को लेकर जिस तरह का तनाव चल रहा है, आपको लगता है कि कोरोनिल दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है और चीन को नीचा दिखा सकती है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पूरी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने से लेकर के मानवता को इस रोग से बचाने से लेकर के कितनी बड़ी सेवा का काम है ये। अब इसमें मैं कह रहा हूं साइंटिफिक जो भी क्वेश्चनिंग है वो होनी चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ताकत है अपने आयुर्वेद में। अरे स्वामी रामदेव का नाम मत लो, आचार्य बालकृष्ण का, पतंजलि का नाम मत लो, अरे नाम के लिए नहीं ना, काम तो करो भाई, पूरी दुनिया की सेवा तो करो, बचाओ लोग किस तरह से पीड़ित हैं। और ये सच है, आपने कहा कि चीन पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका, उसके प्रति एक नफरत है। जिस तरह से उसने चालबाजी की, धोखेबाजी की, और अपने पड़ोसी देशों के साथ में जिस तरह से उसने एक क्रूरतापूर्ण, एक बर्बरतापूर्ण, एक गैर जिम्मेदाराना बर्ताव किया, तो पूरी दुनिया में वो नेपथ्य पर चला गया है और उससे हेट करने लगी है पूरी दुनिया, और ऐसे में कूटनैतिक तौर पर उसका बहिष्कार हो रहा है। तो वहीं पर भारत की इस बात के लिए पहचान है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के गीत ही नहीं गाता है, पूरी धरती वासियों को अपना परिवार मानता है। इसी भाव से मैंने कहा, हमने भी ये कोई व्यापार के लिए नहीं, एक परिवार भाव से उपचार के लिए औषधि बनाई है। इससे निश्चित रूप से भारत का यश गौरव बढ़ेगा और पूरी दुखों से त्रस्त इस मानवता को इस रोग से निजात मिलेगा। इससे क्योंकि मैं चीन के बारे में आपसे बात कर रहा हूं स्वामी जी, हमारे पूर्व ऋषियों की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला एक कदम पतंजलि की ओर से उठाया गया। आज के इस ग्लोबल, जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, WTO के नॉर्म्स हैं, क्या आपको लगता है कि चीन के बगैर हिंदुस्तान का व्यापार, हिंदुस्तान का व्यापारी सस्टेन कर पाएगा चीन की सामान के बगैर? 100% सस्टेन कर पाएगा। सुमित जी, मैं जितना आयुर्वेद शास्त्र, योगा शास्त्र के बारे में जानता हूं, कृषि शास्त्र के बारे में उतना ही आपको पता है। मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरे के पूरे खाली स्टडी नहीं की है, उसका मैं अर्थव्यवस्था चलाने वाला, उसको पैदा करने वाला, उसके नफा नुकसान समझने वाला, उसको जीने वाला आदमी हूं। योग के साथ उद्योग में जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं 1 साल से लेकर अधिकतम 2 साल में
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मोबाइल हैं, ऑटोमोबाइल हैं, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, चाहे मेडिसिन्स हैं, चाहे अलग अलग प्रकार के जो भी रॉ मटेरियल्स हैं जो चाइना में होते हैं, वो सारे के सारे हम अपने देश में वो उपलब्ध हैं। जहां तक मैन्युफैक्चरिंग का प्रश्न है, कॉस्टिंग का प्रश्न है, इकोनॉमिक वायबिलिटी का प्रश्न है, वो सब भी हो सकता है। भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ जो चाइना का विकल्प उपलब्ध कराएंगे उनको पर ये बेहतर नहीं होगा सब्सिडी देनी पड़ेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। को ये बोलें कि ये दवाई मत लो, ये सामान मत लो कि चीन में बना है, सरकार के लेवल पर ही चीजें तय हो जाएं, सरकारी संबंध विकसित कर ले आर्थिक तौर पर चीन के साथ कि हम कुछ नहीं लेंगे। देखिए, सरकार विच्छेद नहीं कर सकती। अभी आपने बताया उसमें WTO की बहुत सी बाध्यताएं हैं, उसके अंदर पूरे एक दुनिया की भी तो एक सरकार है ना, उसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है, WHO है, UNO है, आपस में ये सारी संस्थाएं, फिर अलग अलग देशों के भी कुछ कूटनैतिक राजनीतिक संबंध होते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो हम सरकार के लेवल पर नहीं कर सकते, लेकिन देश के नागरिक सिटीजन्स इसमें 100% स्वतंत्र हैं, तो उनकी ये चॉइस होती है कि क्या ले या ना ले। स्वामी जी, अपने देश के 20 जवान पहली बार भारत चीन सीमा पर शहादत दिए हैं, वो शहीद हो गए। आपको लगता नहीं है कि ये मौका सरकार की तरफ से चीन का नाम ही नहीं लिया जा रहा है? ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर ने नाम नहीं लिया, ये इल्जाम लग रहा है। जो स्टेट्समैन आ रहे हैं विदेश मंत्रालय के तौर पर, रक्षा मंत्रालय के तौर पर, उसमें चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि हमारी जमीन में कोई आया नहीं। क्या आपको लग रहा है कि हमारी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था चीन के दबाव में है? क्यों चीन का नाम नहीं ले रहे सरकार? क्या वजह हो सकती है? ऐसा देखो, हम और आप यदि है ना इस बात के लिए, सारे काम नरेंद्र मोदी जी करेंगी, सरकार करेगी, तो समाज क्या करेगा, मीडिया क्या करेगा? क्या हम इस देश के हिस्सा नहीं है? दूसरी बात, हमारे जवान जो वहां पर शहीद हुए, उनका पूरा सम्मान के साथ हमने जो देश के लिए कुर्बान हुए, उनको हमने जो है श्रद्धांजलि दी है, कृतज्ञता प्रकट की उनके प्रति। चाइना में तो जो मर गए 40-50, उनके ताबूतों को किसी ने कंधा भी नहीं दिया, उनके जो है बस सबों को बोरों में भर करके और उनके घर भेज दिया गया। तो एक राजनीति होती है, कूटनीति होती है, किस तरह से हमें दूसरे देशों के साथ बिहेवियर करना है, इसको हमें किसी भी तरह से कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। जितने नरेंद्र मोदी जी सख्त आदमी है, पराक्रमी है, उनको तो कुछ लोग और भी क्या क्या नामों से संबोधित करते हैं। अब वो थोड़ी सी कूटनीति अपना रहे हैं तो उसमें लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ठीक कोशिश की, कई सारी मुलाकातें की, कई सारे दौरे किए। आपको लगता है कि सोचने में प्लानिंग लेवल पर गलती हो गई? चीन पर भरोसा शुरू से ही नहीं करना चाहिए था, चीन को दुश्मन मानकर ही चलना चाहिए था? देखिए, अब ऐसे हर एक को दुश्मन मानेंगे तो देश को चलाने में दिक्कत आएगी। और अभी भी मुझे लगता है चाइना भी समझता है कि भारत की क्या ताकत है। अभी 1960 और 70 का भारत नहीं है, अभी भारत उसके आमने सामने के मुकाबले में खड़ा हुआ है और हम चीन के भीतर घुस करके भी उसको मात दे सकते हैं। और वो यदि परमाणु ताकत से हमें डराता है तो चीन को हम 10 बार खत्म कर सकते हैं, इतने परमाणु बम हमारे पास में भी है। तो किसी भी तरह से भारत कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में भी भारत की एक प्रतिष्ठा है और कभी भी भारत ने वो अपनी प्रतिष्ठा गिरने नहीं दी है। चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, चाहे बीजेपी का राज रहा हो, चाहे एनडीए, यूपीए, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत की प्रतिष्ठा एक अलग विषय होता है। तो भारत एक बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र है और एक संप्रभुता संपन्न ऐसा राष्ट्र जिसको पूरी दुनिया के लोग ये कहते हैं कि भारत में अब लोकतंत्र परिपक्व है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। चीन की आबादी भले ही बड़ी हो, आने वाले वक्त में भविष्य में आजीवन जो है चीन के साथ दोस्ती होनी चाहिए या तनाव रहना चाहिए? क्या होना चाहिए? चीन के साथ भारत का रुख क्या होना चाहिए आने वाले वक्त में? एक तो कैलाश मानसरोवर उससे वापस छीनना चाहिए। चीन को ने जिस तिब्बत को ऑक्युपाई कर रखा है क्रूरता बर्बरता पूर्वक, तो एक स्वतंत्र तिब्बत के लिए भारत को फुली सपोर्ट करना चाहिए सब प्रकार से। और अभी एक बार चीन को सबक सिखाने के लिए कूटनीतिक तौर पर जो होगा, राजनीतिक तौर पर जो होगा वो तो हो,
एक बार सारे भारत को CNI का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे कि उसको भी अकल आ जाए कि किसी के साथ क्रूरता बर्बरता करते तो उसका हश्र क्या होता है। क्योंकि उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये 5-7 लाख करोड़ का जो चीन से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसके अलावा जो हजारों कंपनियां उसकी भारत के अंदर हैं, शेयर मार्केट, डिवेंचर मार्केट, अलग अलग जरियों से इनडायरेक्ट जो वो हमारे से बिजनेस करता है, 15 से 20 लाख करोड़ का बिजनेस है। पूरा चाइना की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हम तोड़ सकते हैं। तो एक बार तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी चीन के नागरिकों से हमारी कोई नफरत नहीं है, लेकिन वहां का नेतृत्व बहुत ही जाहिल किस्म का है, उसको तो एक बार जवाब देना ही चाहिए सुमित भाई। चीन को जवाब देना ही चाहिए। स्वामी जी, शुक्रिया कहूंगा और इस बधाई के साथ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, और अब ये उम्मीद करते हैं कि आपके विरोधी भी, आपके चाहे किसी भी किस्म के विरोधी क्यों ना हो, वो ये माने कि ये जो दवा बनी है कोरोनिल, ये वाकई में कोरोना के इलाज के लिए एक रामबाण रामदेव जी ने दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बात करने के लिए स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई आपका भी, और जो मेरे विरोधी भी है वो जरूर खा ले, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। फिर जिंदा रहेंगे तो मेरा विरोध भी अच्छे से कर पाएंगे।